नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ द नॉलेज का। और द नॉलेज का जो ये वीडियो है, इसका ओरिजिनल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी उन्हें भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और वीडियो का टाइटल है रियल हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड की रियल हिस्ट्री है, बहुत ही कम इंडियंस इस बारे में जानते हैं। और मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जाने कि न्यूजीलैंड कैसे बना, क्या हुआ और कब आज़ाद हुआ, उसकी एक झलक। और जो आजकल वहाँ पर इशू चल रहा है, उस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो। तो चलिए मिलके देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपनी ओपिनियन। न्यूजीलैंड की संसद में विरोध करने वाली ये 22 साल की लड़की वहां के सांसद हाना रावती है, जो वहां की ओरिजिनल जनजाति माओरी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और न्यूजीलैंड प्रकृति की सुंदरता से भरा एक खूबसूरत देश आज एक ऐतिहासिक तूफान से गुजर रहा है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड के मूल निवासी आज अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए न्यूजीलैंड की सड़कों पर उतर आए हैं। और न्यूजीलैंड की धरती पर ये विरोध प्रदर्शन आजकल के नहीं, लेकिन सदियों पुराने हैं। और सदियों पुराने इस संघर्ष का ये नया अध्याय है। आइए द नॉलेज के माध्यम से आज जानते हैं न्यूजीलैंड के उस ऐतिहासिक संघर्ष के बारे में, और जानते हैं न्यूजीलैंड का असली इतिहास। जब आज से करीब 900 या 1000 साल पहले हमारे देश भारत में चंदेल, लोहारा, चोला, होयसाला, पांड्यास और ककातिया जैसे कई समृद्ध एम्पायर हुआ करते थे, उसी वक्त भारत की मूल भूमि से करीब 12,000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में एक बहुत बड़ा आइलैंड आया हुआ था, जहां की भूमि बहुत ही खूबसूरत थी, जो आज के भारत के गुजरात राज्य से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन वहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। इंसानी बस्ती वहां पर थी ही नहीं, ना कोई इंसान अब तक वहां तक पहुंच पाया था। मैं जिस भूमि की बात कर रहा हूं, उस वक्त उस भूमि का कोई नाम भी नहीं था, क्योंकि इस धरती को नाम देने वाला वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। लेकिन 12वीं शताब्दी से पहले कुछ लोग इस भूमि पर पहुंचे। कहां से पहुंचे? तो साउथ ईस्ट ग्लोब में एक पूरा ओशेनिया नाम का महाखंड है। इस ओशेनिया में एक जगह है पोलिनेशिया, और पोलिनेशिया के विस्तार में एक हवाई की नाम का द्वीप हुआ करता था। इस द्वीप पर बसे लोग और उनके कबीले वाले अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मत्स्य उद्योग पर जिंदा थे। लेकिन एक समय उनके द्वीप के आसपास मच्छियां बहुत ही कम हो गई, और पोलिनेशिया के कुछ द्वीप के लोग जब भूखे मरने लगे तो उन्हें अपनी भूमि को छोड़कर एक नई भूमि पर बसने की नौबत आ गई। और इसी सिलसिले में एक कबीले के सरदार, जिनका नाम था कूपे, वो अपना द्वीप छोड़कर मच्छी पकड़ने के लिए और नई भूमि की तलाश में दूर तक निकल गए। और इसी यात्रा में कूपे को वो जमीन दिखी जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया। मोरी दस्तावेजों के मुताबिक कूपे ने इस जमीन पर आकर बहुत बड़ी खोजबीन की, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी इंसान नहीं दिखा। और उसके बाद कूपे के दल ने उस नई भूमि पर अपने देवताओं की स्थापना की, और कुछ दिनों बाद वो वहां से अपना दल लेकर वापस अपने देश निकल गए। और लौटकर उन्होंने अपने लोगों को इस नई जमीन के बारे में बताया। कहा कि नई खोजी हुई वो जमीन बहुत खूबसूरत है, वहां पर मीठी खुशबू आती है, वहां लंबे लंबे बादलों के आसमान दिखाई देते हैं। और इन्हीं लंबे सफेद बादलों के दृश्य पर अपनी खोजी हुई भूमि का नाम दिया, जो उनकी भाषा में था आओ टियारो आ। यही इस भूमि का मूल और सबसे पहला नाम पड़ा। इस बंजर जमीन का अब नामकरण हो चुका था। इसके बाद कूपे के वंशज और उनके कबीले वालों ने इस नई भूमि पर अपना माइग्रेशन शुरू कर दिया, और साल 1280 से 1330 के बीच इस नई जमीन पर बहुत सारे लोग पोलिनेशिया से आकर बसे, जो लोग आज भी इस भूमि पर मौजूद हैं और जिन्हें माओरी कहा जाता है। माओरियों का कहना है, जब वो यहाँ रहने आए तो ये इलाका खाली था और उन्होंने इसे बसाया है। माओरियों के सरदार ने खोजी इस भूमि पर
ये लोग साल 1200-1300 से कई सदियों तक वहां पर रहने लगे और फलने फूलने लगे। वो अपनी जिंदगी में खुश थे, मशगूल थे, दुनिया से कट ऑफ। पूरी दुनिया के दक्षिणी हिस्से में एंटार्क्टिका के पास एक अलग दुनिया में वो अपना आशियाना सदियों से बसाए रखे थे। लेकिन उनकी खुशियों को ग्रहण सन 1642 में लग गया, जब एबल तास्मान नाम का एक डच व्यक्ति इस जमीन पर पहुंचा। साल 1642 की बात करें तो यूरोप में नीदरलैंड नाम के देश में एक एबल तास्मान नाम का व्यक्ति होता है। इस नीदरलैंड के लोगों को डच भी कहा जाता है, इसलिए ये एबल तास्मान एक डच व्यक्ति था। और जैसे अंग्रेज व्यापार के नाम पर दूसरे देशों को गुलाम बनाते थे, वैसा ही इतिहास नीदरलैंड्स का भी है। और पोर्टुगल, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी का भी यही इतिहास है। अब नीदरलैंड्स में डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसी की नौसेना में एबल तस्मान काम करता था। और साल 1642 में तस्मान को एक जिम्मा मिला और कहा गया कि इस दुनिया का पूर्वी दक्षिणी इलाका छान मारो, देखो वहां पर क्या कोई एक्सप्लॉइट करने लायक जमीन है। और इस खोज के लिए तस्मान को 2 छोटे जहाज, कई नौसैनिक और हथियार दिए गए, जिन जहाजों के नाम थे हेम्सकेक और जेहान। और साल 1642 के अगस्त महीने में ये तस्मान 110 लोगों की टीम लेकर अपनी यात्रा पर निकल गया। इस यात्रा में तकरीबन 4 महीने बीत गए और फिर आया 13 दिसंबर साल 1642 का दिन। दोपहर का समय था जब तस्मान इस नई भूमि पर पहुंचा, जिसका नाम मौर्यों ने पहले ही दे दिया था, जिसे हमने इस वीडियो में आगे बताया, और जो था आओ टियारो आ। तस्मान की टीम के साथ एक चित्रकार भी थे। आमतौर पर ये चित्रकार ही उस जमाने के कैमरामैन या फोटोग्राफर हुआ करते थे। उस चित्रकार ने दूर से इस भूमि को जब देखा तो उसकी पेंटिंग बना दी और तस्मान को दिखाकर कहा कि क्या नाम लिखूं इस नई भूमि का। जवाब दिया गया स्विट्जरलैंड, और डच भाषा में इसका मतलब होता है कंपनी का नया नीदरलैंड्स। इस नई खोजी हुई जमीन पर आगे जो भी आक्रमणकारी आने वाले थे और जो देश बनने वाला था, उसकी ये पहली तस्वीर थी। इसके 5 दिन बाद यानी कि 18 दिसंबर के दिन तस्मान और उसकी टीम ने इस भूमि पर अपना डेरा डाला। अब तस्मान ने खोजी ये जमीन यूरोपियन के लिए बेशक नई थी, लेकिन ये जमीन इंसानी सभ्यता के लिए नई नहीं थी, क्योंकि इस जमीन पर ऑलरेडी कई सारे लोग बस चुके थे, वहां रहते थे, जो लोग अपने आप को मौरी कहते थे। और इन मौरी लोगों ने जब तस्मान की टीम को देखा तो वो डर गए और उसके बाद उनके बीच लड़ाई हुई। तस्मान और उसकी टीम के पास हथियार थे, लेकिन मौरी लोग भी बहुत ज्यादा थे और उनके पास भी भाले, तीर, कमान और कई सारे हथियार थे, जिस वजह से तस्मान और उसकी टीम वहां लंबे समय तक रुक नहीं पाए और वहां से भाग खड़े हो गए। और जिस जगह पर यह झगड़ा हुआ था उसे तस्मान की टीम ने एक नाम भी दिया, जिसे कहते हैं मर्डरस बे, मतलब कि हत्यारों की खाड़ी। और यूरोपियनों के द्वारा इस नई खोजी हुई जमीन को नाम मिला न्यूजीलैंड। ये नाम कैसे आया? तो नीदरलैंड्स के सुदूर पश्चिमी इलाके का नाम है जीलैंड, और इसी के नाम पर डच लोगों ने इस जमीन का नाम दिया था न्यूजीलैंड, यानी कि नीदरलैंड से अलग एक नई जीलैंड। अब यूरोपियंस के लिए नई माने जाने वाली इस भूमि को एबल तास्मान ने खोजा और उसके बाद जब वो वहां टिक नहीं पाया तो वापस यूरोप के लिए निकल गया। और साल 1642 में ही तास्मान ने ऑस्ट्रेलिया का भी परिभ्रमण किया। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया की मेनलैंड पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एक छोटा सा आइलैंड है जो आज ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है, वहां पर वो पहुंचा और उस टापू का नाम भी आज तास्मान के नाम पर से तास्मानिया है। अब तास्मान और उसकी टीम तो न्यूजीलैंड से वापस यूरोप चले गए, लेकिन यूरोप में यह बात फैल गई कि एक नई जमीन मिली है, और इस खबर से कई और यूरोपियन भी इस नई जमीन को खोजने में लग गए। और इसके बाद कई सालों बाद ब्रिटिश नेवी के कैप्टन जेम्स कुक इस जमीन पर पहुंचे, जो 6 अक्टूबर 1769 में वहां पर पहुंचे और वहां जाकर इस जमीन को प्रॉपरली ऑब्जर्व किया और एक्सप्लोर किया। और ब्रिटिशरों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से दुनिया को यह ठसा दिया कि कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड खोजा है।
लेकिन दुनिया को धीरे धीरे ये पता चला कि कुक से पहले एबल तस्मान और एबल तस्मान से भी कई सदियों पहले मौरी लोगों ने न्यूजीलैंड को खोजा था। मौरी लोगों का पतन। अब कैप्टन कुक के वापस जाने के बाद तो यूरोप में न्यूजीलैंड आकर उसे जीतने वालों की होड़ मच गई। सब सोचने लगे कि कौन पहले इस देश को गुलाम बनाएगा, और इस होड़ में सबसे आगे थे फ्रांस और ब्रिटेन, और कामयाबी ब्रिटेन को मिली और ब्रिटेन न्यूजीलैंड में अपनी कॉलोनियां बसाने लगा। हालांकि वक्त बहुत बीत चुका था और माओरी लोगों को कंपनियों के आगमन, विकास और उन्नति के सपने दिखाए गए। फिर भी ज्यादातर माओरीज लोग यूरोपियन के आगमन से खुश नहीं थे। वो यूरोपियन लोगों के द्वारा अपनी जमीन कब्जाए जाने के खिलाफ थे और इसी मसले पर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई। साल 1840 से 1880 तक न्यूजीलैंड के वॉर से कई सारी लड़ाइयां चलती रही, जिसमें हजारों की संख्या में माओरीज मारे गए, कई सारों को गुलाम बना दिया गया और कई सारे न्यूजीलैंड के ओरिजिन कबीले अपनी जान बचाने के लिए वहां से अपने कबीले छोड़कर भागने लगे और अब उनके इलाकों पर यूरोपियंस के उपनिवेश थे। और माओरियों का इस हद तक कत्लेआम करने के बाद यूरोपियन ने कहा कि न्यूजीलैंड में तो अराजकता है, यहाँ पर व्यापार करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए और इसलिए कानून व्यवस्था बनानी होगी और इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ अपनी सरकार बना दें। और इसी मकसद से ब्रिटेन से विलियम हॉब्सन न्यूजीलैंड आया और उसने यहाँ पर सरकार बनाई और कहलाया न्यूजीलैंड का सबसे पहला गवर्नर। इसके बाद माओरी के सरदारों को बुलाया गया और कहा गया कि हमारी बात मान लो, ब्रिटिश क्राउन के साथ संधि कर लो और बदले में हम तुम्हें तुम्हारी जमीन का हक देंगे और तुम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ब्रिटेन की प्रजा कहलाओगे। और इसे नाम मिला ट्रीटी ऑफ वाइतांगी। अब ब्रिटिशरों ने जो ये संधि के कागजात पर पूरे न्यूजीलैंड के कबीले वालों से और उनके सरदारों से हस्ताक्षर करवाए, वो संधि मनगढ़ंत थी। माओरियों ने इसका कोई और मतलब समझा और ब्रिटिश संधिकारों ने इसका कोई और मतलब निकाला और इसी संधि के चलते बहुत बार माओरियों का हक मारा गया, जिसके कारण ब्रिटिश लोग माओरियों पर उनकी जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे और वहां से फिर युद्ध शुरू हुआ। लेकिन यहाँ तक माओरी इतने संपन्न नहीं थे कि वो ब्रिटिशरों का, उनके संसाधनों का, उनके लोगों का या उनके हथियारों का सामना कर सके। इसीलिए यहाँ पर भी माओरी लोगों का ही नुकसान हुआ और ये कबीले एक के बाद एक निपटते गए और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स और कई सारे और यूरोपियन लोग भी यहाँ आते गए, बसते गए और न्यूजीलैंड को कवर करते गए। यहाँ पर ब्रिटिशरों ने लैंड पर एग्रीकल्चर करना शुरू किया, रेल की पटरियां बसाई, कई सारे शहर भी बसने लगे और न्यूजीलैंड एक कृषि प्रधान देश बन गया। और साल 1880 के बाद ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को न्यूजीलैंड जाकर बसने के लिए प्रोत्साहित भी किया। कहा कि देखो, यहाँ पर हमने एक नया देश बसा दिया है। और दोस्तों, धीरे धीरे ब्रिटेन के कई सारे जेल के कैदियों को भी ब्रिटिशरों ने बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बसाया। जो सालों से ब्रिटेन छोड़कर वहां गए थे वो अब न्यूजीलैंड के हो गए। न्यूजीलैंड की स्वतंत्रता। जो लोग ब्रिटेन को छोड़कर न्यूजीलैंड गए थे वही लोग सालों बाद न्यूजीलैंड की आजादी के सुर पुकारने लगे और साल 1907 में न्यूजीलैंड को आंशिक आजादी मिली। न्यूजीलैंड को दोस्तों हम भारत की तरह पूर्ण स्वतंत्रता एक दिन में नहीं मिली, इसके आजादी के कई सारे पड़ाव है। साल 1907 में आंशिक आजादी यूं थी कि न्यूजीलैंड ब्रिटिश राजशाही के तहत एक अलग देश था जो स्वतंत्र तो था लेकिन वो देश ही ब्रिटिश क्राउन के अंडर में था। इसके बाद दूसरा पड़ाव आया साल 1948 में और इस साल न्यूजीलैंड के लोगों को अपने देश की नागरिकता मिली, यानी कि साल 1948 से पहले न्यूजीलैंड के वासी ब्रिटिश नागरिक थे और 48 के बाद अब वो अपने नए देश न्यूजीलैंड के ही सिटीजन कहलाए। और इसके बाद न्यूजीलैंड को पूर्ण स्वतंत्रता सन 1986 में मिली और इस साल न्यूजीलैंड ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास किया। लेकिन वहां की न्याय व्यवस्था अभी भी ब्रिटेन से जुड़ी हुई थी और ये व्यवस्था भी जाकर खत्म हुई साल 2003 में, जब न्यूजीलैंड का अपना सुप्रीम कोर्ट बना। लेकिन इसके बाद भी अभी भी न्यूजीलैंड पूर्ण रूप से शायद आजाद नहीं है। जब ब्रिटेन की रानी थी तब वो न्यूजीलैंड की राष्ट्राध्यक्ष थी और आज ब्रिटेन का किंग न्यूजीलैंड का राष्ट्राध्यक्ष है, यानी कि न्यूजीलैंड आज भी ब्रिटेन के क्राउन के अधीन है, लेकिन है तो एक अनूठा देश ही।
माओरी लोगों का प्रॉब्लम। अब इन सब के बीच माओरी लोगों का ये कहना है कि उनका हक शुरुआत से लेकर अब तक हर बार छीना जा रहा है। अब माओरी लोगों की इस बात को न्यूजीलैंड की प्रीवियस प्रधानमंत्री ने सुनने का दावा किया था, जिनका नाम था जेसिंडा एर्डन। जेसिंडा ने कहा था कि वो माओरी लोगों के साथ न्याय करेगी और उनकी सरकार में न्यूजीलैंड के सिलेबस में भी सुधार हुआ, जैसे कि न्यूजीलैंड का असली इतिहास यानी कि माओरियों का इतिहास पढ़ाया जाने लगा। उनके साथ जो अत्याचार हुए वो भी सिलेबस में शामिल हुए और माओरियों का नया साल, जिसे पब्लिक हॉलिडे में नहीं गिना जाता था, उसे भी पब्लिक हॉलिडे में मनाए जाने की शामिलियत की और न्यूजीलैंड की कैबिनेट में माओरियों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया। आज न्यूजीलैंड की आबादी है करीब 53 लाख और इस 53 लाख में से 17% यानी कि 17% माओरी लोगों की पॉपुलेशन है। लेकिन ये 17% लोग जीवन के स्तर में, आर्थिक हैसियत में या पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप में न्यूजीलैंड के सबसे निचले तबक्के पे है। माओरी लोग कहते हैं कि सिस्टम हमारे साथ आज भी सख्ती दिखाता है और एक बड़ा प्रॉब्लम जमीन का भी है। कई सारी जमीन जो माओरियों की थी, उनका कहना है कि आज उनसे छीन ली गई है। माओरियों का मानना है कि उन्हें आज भी सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है और कुछ साल पहले तो माओरियों से जुड़ा गोरे लोगों का पूर्वाग्रह दुनिया में एक्सपोज हो गया, जब माओरी नाम की पार्टी का संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले एक सांसद, जिनका नाम था राउरी वाइतिति, उन्हें ह्यूमिलेट किया गया। क्यों? तो एक टाई के मसले पर। सदन जब चल रहा था तो सदन में सवाल पूछने के लिए जब राउरी खड़े हुए तब स्पीकर ट्रेवोर्ड मलाड ने उन्हें चुप करा दिया, उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं दिया। और इसकी वजह क्या थी? तो वजह थी राउरिट की वेशभूषा। दरअसल स्पीकर का कहना था कि न्यूजीलैंड संसद का अपना ड्रेस कोड है जिसमें पुरुषों के लिए टाई लगाना अनिवार्य है और राउरिट टाई लगाकर नहीं आए थे। इसके बदले उन्होंने अपना परंपरागत एक नेकलेस जैसा पहना था। ये नेकलेस माओरियों के ऐतिहासिक परिधान का हिस्सा है और स्पीकर ने जब सवाल नहीं पूछने दिया तो राउरिट ने विरोध किया और इस पर स्पीकर ने उन्हें संसद से बाहर निकाल दिया। इस पर राउरी का कहना था कि सवाल टाई का नहीं, सांस्कृतिक पहचान का है। हम आपकी साम्राज्यवादी टाई को माने और आप हमारी परंपरागत पोशाक को खारिज करते, ये कैसी बात हुई? और करीब 3.5 साल पहले यह मुद्दा मीडिया में जब उछला तो पूरे विश्व में न्यूजीलैंड की सरकार का चेहरा एक्सपोज हो गया। अब आजकल जो न्यूजीलैंड में चर्चा का विषय है वो है वहां का विधेयक। जब ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड आना शुरू हुए तब उन्होंने बाइतांगी संधि की थी, जिस पर न्यूजीलैंड के सभी ओरिजिन कबीलों के सरदारों के साइन करवाए थे। उस वक्त माओरियों को कहा गया था कि ये संधि माओरियों की भूमि और उनके संसाधनों की रक्षा करेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस संधि के बाद ब्रिटिश उपनिवेशकवाद ने धीरे धीरे माओरियों की भूमि हड़पना शुरू कर दिया, उनकी संस्कृति को दबा दिया, उन्हें अपनी जीवन शैली अपनाने के लिए मजबूर किया और माओरी लोग धीरे धीरे अपनी जड़ों से कटते गए, अपनी पहचान खोते गए। बेटा की संधि को बदलने का विरोध सभी माओरी लोग कर रहे हैं, जिसे न्यूजीलैंड की कई सारी पार्टी इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है। माओरी लोग मानते हैं कि कानून का ये विधेयक उनके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। आज हाना रावहिती मैपी क्लर्क, जो न्यूजीलैंड की संसद में अपना पोकार कर रही है, वो इसी मुद्दे से जुड़ा है। ये न्यूजीलैंड की यंगेस्ट यानी कि 22 साल की संसद है जो माओरी समुदाय से आती है और वो न्यूजीलैंड में ये जो गान और नृत्य कर रही है उसे माओरी के कल्चर में हाका कहा जाता है। वो हाका गा रही थी और अपने अंदाज में अपना विरोध न्यूजीलैंड की संसद में सबके सामने पेश कर रही थी। हाना के साथ वहां की संसद में कई और सांसदों ने भी उस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और हाका डांस किया। और न्यूजीलैंड के माओरी लोग सदियों से, इवन आज भी, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सवालों के लिए और अपने लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था न्यूजीलैंड का इतिहास। इस इतिहास को हमने इस वीडियो में टू द पॉइंट आपके सामने बयां करने की कोशिश की है। बहुत ही शानदार ये वीडियो था। इसमें पूरी हिस्ट्री बताई गई कि न्यूजीलैंड में कैसे न्यूजीलैंड की खोज की गई, न्यूजीलैंड में कौन कौन लोग आए और फिर कैसे यूरोपियन कंट्रीज के बीच आपस में कंपटीशन स्टार्ट हुआ कि कैसे इस देश के ऊपर अपना कब्जा जमाया जाए। और जैसा कि वीडियो में बताया गया, इस पर जो कब्जा पूरी तरीके से जमाया वो था ब्रिटेन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से न्यूजीलैंड पर कब्जा कर लिया।
न्यूजीलैंड का नामकरण कैसे हुआ है वो भी इस वीडियो में, जो कि बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और जब ब्रिटेन ने इस पे कब्जा कर लिया तो कैसे उस देश को का शोषण किया वो भी बहुत अच्छे से इस वीडियो में बताया गया। और जो वहाँ पर इस समय मुहिम चल रही है कि अपनी संस्कृति बचाने की, सेम मुहिम एक तरीके से भारत में भी चल रही है अपनी संस्कृति को बचाने की। जो मुगल शासक थे उन शासकों के नाम हटाकर अपनी संस्कृति से जुड़े हुए जो नाम है उन नामों को दोबारा से नामकरण किया जा रहा है। लगभग इसी तरीके की जो मुहिम है वो न्यूजीलैंड में चल रही है। जो आपने वीडियो में देखा कि सांसद को केवल इसलिए बाहर निकाल दिया कि उसने टाई नहीं लगाई। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने टाई नहीं लगाई तो आप किसी चुने हुए व्यक्ति को पार्लियामेंट से बाहर निकाल देंगे क्योंकि उसने टाई नहीं लगाई। उसकी मर्जी, वो नहीं लगाना चाहता टाई, ये तो जबरदस्ती हो गई कि आप टाई लगाइए। उसने अपनी जो सांस्कृतिक विरासत से जो नेकलेस टाइप का मिला था वो जो पहन रखा था वो पहनकर आया तो था। अब उसने टाई नहीं लगाई और वो पहन लिया, ये तो कोई बात नहीं है। और मैं तो इस मुहिम से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये चलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी पूरे न्यूजीलैंड को जितना भी उन लोगों के ऊपर अभी तक अत्याचार किए गए, शोषण किया गया, उन शोषणों से पूर्ण मुक्ति मिलनी चाहिए। जैसा कि वीडियो में बताया कि उन्हें पहली आज़ादी इंस्टॉलमेंट में मिली कई साल पहले और जो फाइनल आज़ादी है वो अभी 2000 2000 के बाद मिली। तो इस बीच में ही कितना गैप आ गया और उसमें भी अभी भी ये पूर्ण का तरीके से आज़ादी नहीं है। अभी भी जो उनके राष्ट्राध्यक्ष है वो ब्रिटेन के महाराज राजकुमार हैं, जबकि जो आज़ाद मुल्क होता है उसमें उनका राष्ट्राध्यक्ष उन्हीं के देश का होता है। तो ये भी अभी बहुत बड़ी विडंबना है और इस बात को, इन बातों को बल्कि सारी बहुत ही कम लोग जानते थे। तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप देश विदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भले ही उस कंट्री से, न्यूजीलैंड से हमारे मतलब ना बुरे रिलेशन है ना अच्छे रिलेशन है, लेकिन इतना जिक्र नहीं होता है, इसलिए हम भारतवासी न्यूजीलैंड के बारे में इतना जान नहीं पाते। जिन देशों से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होती है या बहुत दुश्मनी होती है, उन देशों के बारे में न्यूज़ में, मीडिया में या सोशल मीडिया में इतना आता है कि हमारे को उन कंट्रीज़ की सारी बातें पता चल जाती हैं। इवन नॉर्थ कोरिया के बारे में भी ज़्यादा जानते हैं इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के टॉपिक पे ये बहुत अच्छा वीडियो था, मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आया। और अगर आपको भी पसंद आया हो तो मेरे को और इन द नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।